नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज संविधान दिवस है। देश ने संविधान को याद किया, संविधान दिवस मनाया, क्योंकि इस दिन का अपना महत्व है। जब देश अमृत महोत्सव मना रहा है तब संविधान दिवस का अपना एक अलग महत्व हो जाता है। 1949 में आज ही के दिन 26 नवंबर को देश ने संविधान को अंगीकार किया था। संविधान में नागरिक अधिकारों की बात है, कर्तव्यों की बात है और भी बहुत कुछ बात है उसमें। उन्हें समझने की ज़रूरत है। संविधान के प्रति लोग जागरूक हों, इस दृष्टि से, इस उद्देश्य से संविधान दिवस देश में मनाया जाता है। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय मौजूद हैं जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान दिवस के आज का जो दिन है वो कितना महत्वपूर्ण है, क्या मायने हैं इसके, और तमाम जो सवाल उठते हैं उनके भी समझने की हम कोशिश करेंगे। वरिष्ठ भाजपा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे जी हमारे साथ हैं। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और कांग्रेस के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह जी हमारे साथ हैं। शक्ति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। विनय जी, अगर संविधान दिवस की आज हम बात कर रहे हैं तो आप इस दिन को कैसे देखते हैं? तब जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मन रहा है, तमाम तरह के सवाल उठाए गए थे। जब देश आज़ाद हुआ था, संविधान बन तो गया, क्या देश कैसे चलेगा, आगे कैसे बढ़ेगा, लेकिन देश में लोकतंत्र मजबूत हुआ, लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हुई। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो हमारी यात्रा है जी, उस यात्रा के संदर्भ में मैं मानता हूं कि संविधान दिवस जी, एक दृष्टि से सिंहावलोकन करने का, पीछे मुड़कर देखने का और आगे का रास्ता जो पूरे देश ने तय किया है उस पर निरंतर उतनी ही गति से चलते रहने का एक संकल्प करने का दिवस है जी। और अगर मैं देखूं कि संविधान जो बना और उसके पहले जितनी सारी प्रक्रियाएं हुई और भारत में जो पहले से ब्रिटिश कानून थे वो कानून, भारत की आवश्यकता के अनुसार नए कानून और बहुत गंभीर चर्चाएं भी हुई। हम संविधान सभा की चर्चाओं के आलेख जब देखते हैं तब वो पता चलता है कि कितनी गहन चर्चा हुई थी जी। तो उसके बाद ये संविधान हमने स्वीकृत किया और भारत में एक दृष्टि से जो पहले से जनतांत्रिक परंपराएं थी ही उनको हमने एक नया कलेवर दिया, एक नया रूप दिया और यहाँ पर जिसको प्रातिनिधिक जनतंत्र बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, उसकी आधारशिला रखी गई और उसके बाद में चुनाव और बाकी सारी प्रक्रियाएं चल पड़ी। तो आज मैं मानता हूँ कि विशेष रूप में विश्व भर में जनतांत्रिक देशों की ओर जब हम निगाह डालते हैं तब ये ध्यान में आता है कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात एक जनतंत्र के प्रति आकर्षण बढ़ गया जी। और बहुत सारे देश जनतांत्रिक बन गए। मगर आज अगर हम देखेंगे कि उस जमाने में जो जनतांत्रिक बने थे उनमें से कितने देशों में जनतंत्र अभी तक टिका हुआ है, तो हमें ऐसे भी देश नज़र आते हैं जहां जनतांत्रिक धाराएं बीच में कहीं लुप्त हो गई। भारत शायद एकमात्र देश है या प्रमुख देशों में से एक महत्वपूर्ण देश है कि जहां पर ये जनतांत्रिक धारा न केवल अक्षुण्ण रही, चलती रही, मगर विकसित होती रही, बलवती होती रही। और इसलिए संविधान दिवस का प्राण तत्व मैं मानता हूं कि हमारी जनतांत्रिक परंपराओं में है, हमारी जनतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता में है और इसलिए एक दृष्टि से ये जनतंत्र का उत्सव भी है। अगर मैं कहूं तो उसमें कोई जी बिल्कुल, जनतंत्र का उत्सव है और इसीलिए आज संसद के केंद्रीय कक्ष में जो एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी संबोधित किया। और सबका जोर इस बात पे था कि देश में अगर नागरिक अधिकारों की बात होती है तो लोग अपने कर्तव्यों को भी समझें और जो हमारी व्यवस्था है उसके प्रति जो हमारी आस्था है, जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उसके प्रति जो आस्था है वो हमारा मूल तत्व है। शक्ति सिंह जी, आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को? क्योंकि जब ये यात्रा शुरू हुई थी आज़ादी की और 75 साल लगभग होने को हैं, तो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि संविधान को लेकर तमाम तरह की उस समय भी बातें उठी थीं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात करें तो हम खुशकिस्मत है कि यह जहाँ हम बैठे हैं ना, इसी बिल्डिंग में जो हमारे पीछे लगी हुई है, यहाँ पे हमारे देश का संविधान बना और 11 सेशन लंबे अरसे तक संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के मिले। जब अंग्रेज देश छोड़ के गए, जितना जहर डाल सकते थे उन्होंने डाला था। मज़हब के नाम पे, प्रांत के नाम पे, भाषा के नाम पे, सब तरह से देश को बर्बाद करने के लिए
कोशिश की गई थी, मैं तो ये कहूँगा। और उसके बाद जब देश को आज़ादी मिली तो हमारे उन पूर्वजों को याद करना होगा कि जिन्होंने इस पार्लियामेंट के इसी बिल्डिंग में बैठ के संविधान सभा में एक ऐसा संविधान बनाया जिसके ऊपर हम सब हिंदुस्तानी फख्र ले सकते हैं, नाज कर सकते हैं। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे स्पष्ट जी और सबसे अच्छा लंबा संविधान हाथों से लिखा हुआ अगर किसी देश का है तो वो हमारे देश का है। और इतनी क्लैरिटी रही जी कि इतने आज़ादी के सालों के बाद हमारे देश के संविधान के आधार से लोकतंत्र को हम जीवंत रख सके हैं। 22 पार्ट में बटा हुआ हमारा संविधान, ओरिजिनली देखे तो 395 आर्टिकल्स जी और 8 स्केड्यूल में बटा हुआ हमारा संविधान हमारे नागरिकों के लिए जो एक दिल की बात होती है वो बनी। और संविधान ने सबसे पहले बात ये कही कि हम भारतीय, जी हम नागरिक, हमारे देश को हम ये संविधान समर्पित करते हैं। मैं मानता हूँ आज का दिन हमारे लिए बड़ा गौरवशाली दिन है और हम सब की ये चिंता होनी चाहिए। कहते हैं ने, नदी के लिए कहा जाता है कि मैन में कम, मैन में गो, जी आई एम फॉर एवर। इसी तरह हमारे जैसे राजनेता, सांसद आएंगे जाएंगे, सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, पर ये हमारा संविधान वो शाश्वत है, परमानेंट है। जी और उस संविधान को बचा के रखने की जिम्मेवारी देश के हर नागरिक के ऊपर है। जी बिल्कुल। जब हम नागरिकों की बात करते हैं विनय जी, तो संविधान में नागरिक अधिकारों की बात कही गई है, उसके अधिकार दिए गए हैं, लेकिन कर्तव्य की बात भी कही गई है कि एक नागरिक के क्या कर्तव्य होने चाहिए, उसे किस तरह उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अधिकारों की बात बहुत होती है आज, लेकिन कर्तव्य कहीं ना कहीं पीछे छूटते नजर आते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पूरे विश्व में एक दृष्टि से जो विचारधारा प्रबल होती गई उसमें एक राइट बेस्ड नैरेटिव यानी अधिकारों पर आधारित एक विमर्श जी खड़ा करने की कोशिशें विभिन्न देशों में हुई, न केवल हमारे देश में हुई। और इसलिए अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए कहना, सचेत रहने के लिए कहना, ये बात इससे कोई दो राय नहीं हो सकती और उसके साथ किसी का मतभेद भी नहीं हो सकता। मगर अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है, दो बाजुएं हैं। और उस दृष्टि से अगर हम देखें तो मेरे अधिकार की रक्षा और मेरे कर्तव्य का मेरे द्वारा निर्वहन, ये दोनों बातें एक साथ चलती हैं। मेरा अधिकार है कि मैं मतलब संचार की स्वाधीनता हमारा संविधान देता है जी, तो मैं कहीं भी कैसे भी जा सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मगर ट्रैफिक के रूल का पालन करना ये भी मेरा कर्तव्य बनता है। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अधिकारों का कोई कुचल रहा है या उसको कोई दबोच रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो अधिकार और कर्तव्य हमेशा एक साथ जाते हैं। हमें खुली पद्धति से जीवन जीने का अधिकार है, मगर पर्यावरण की रक्षा करना मेरा कर्तव्य भी बनता है। तो मैं अपनी पद्धति से जीवन शैली जीने की मेरी जो तमन्ना है मैं ज़रूर पूरा करूं, मगर मुझे पर्यावरण की रक्षा के कर्तव्य का भी एहसास होना चाहिए। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारे देश में, जैसे विश्व के कई देशों में हुआ था, अधिकार आधारित विमर्श पर अधिक बल दिया गया और कर्तव्य के बारे में एक दृष्टि से लोगों को सचेत करने की जो आवश्यकता थी उसकी प्रति हम थोड़े से मैं कहूँ कि उदासीन रहे। मैं मानता हूँ कि अभी 75 साल के पश्चात अधिकारों के प्रति तो कोई संदेह है ही नहीं। हमारी न्यायपालिका है, संसद है, सब जगह अधिकारों की चर्चा होती है, होनी भी चाहिए। कभी कभार मैं मानता हूं कि कर्तव्य को भी चर्चा होनी चाहिए और कर्तव्य पालन के बारे में भी नागरिकों में एक जागरूकता निर्माण करने का हमारा ही काम है। जनप्रतिनिधियों का, चाहे पत्रकारों का, विचारकों का, सभी का मिलकर ये काम बनता है, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। जी आप इस बात से सहमत हैं शक्ति सिंह जी? कर्तव्यों को लेकर कहीं ना कहीं उदासीनता एक रही। अधिकार की बात सबने की कि मेरा अधिकार क्या है, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है समाज के लिए, देश के लिए? क्या कहीं ना कहीं उसको आप देखते हैं कि उदासीनता उसको लेकर रही?
नहीं, चिंता का विषय तब होता है जब आपके मूलभूत अधिकारों के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है। क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। संविधान ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। जी। हम कहते हैं कि नागरिक को कर्तव्य बजाना चाहिए, भाषण देना अच्छा लगता है, पर कर्तव्य से पहले कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार दिए हैं। और इसीलिए दिए हैं कि मूलभूत अधिकार के लिए, फंडामेंटल राइट के लिए, अगर मुझे हाई कोर्ट जाना पड़े, मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, मैं मानता हूं वो नौबत आज जो आ रही है वो नहीं आनी चाहिए। अगर एक नागरिक अपने कर्तव्य की चूक ना करे वो ज़रूरी है, मैं भी मानता हूं, पर नागरिक अगर कर्तव्य की चूक करता है तो उसको ठीक करने के लिए कड़े कानून है, कड़े प्रावधान है, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सत्ताएं हैं, प्रशासन है, शासन है, पावर है, वो उसको करवा सकता है। पर एक गरीब आदमी के फंडामेंटल राइट का कहीं वायोलेशन होता है तो अगर उसको जाना है तो उसकी जेब में पैसे हैं कि मैं हाई कोर्ट जाऊं, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं। सरकार की, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सरकार की ये अहम जिम्मेवारी है कि फंडामेंटल राइट का कहीं वायोलेशन नहीं होना चाहिए, और फंडामेंटल राइट के लिए इस देश के किसी भी नागरिक को कानून के द्वार तक जाने की नौबत ना आए, इसकी चिंता किसी भी पार्टी इन पावर में हो उसे करनी होगी। क्योंकि हमारे वहाँ कहा जाता है ना, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। इसका मतलब ये नहीं है कि जो शासक है, समर्थ है, वो जो करे वो उसमें दोष नहीं कहा यह गया है कि छोटा आदमी गलती करे जी, वो माफ है, बड़े से तो गलती होनी ही नहीं चाहिए। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, इसका मतलब यह है कि समर्थ आदमी अगर दोष करता है तो दूसरा सामान्य आदमी समझ लेता है कि वो भी करता है तो मैं भी कर सकता हूं, क्या गलती है इसमें। इसीलिए कहा गया है कि बड़ी जिम्मेवारी वाले आदमी से थोड़ी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। जी। विनय जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरफ इशारा शक्ति सिंह जी ने किया, क्या आज जहाँ तक मेरी जानकारी है, न्यायपालिका जो हमारी है, चाहे कोई कितना भी गरीब हो, उसको भी एक न्याय का मौका देती है कि इस देश में। जी सॉरी, मैं आपको कह रहा हूँ, जी, आपकी बात सही है जी, पर मुझे पता नहीं आप गए हो कि नहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। मैं तो खुद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुका हूँ, इसलिए जो न्याय लेने के लिए जाना वो एक आम आदमी के लिए जी, मैं हाउ कॉस्टलियर, हाउ डिफिकल्ट वो है, उसकी तरफ मेरा इशारा। जी, बिल्कुल, और उसमें कोई पॉलिटिकल नहीं, मैं नॉन पॉलिटिकल। बिल्कुल, मैं राजनीतिक बात कोई कर भी नहीं रहा हूँ, मैं राजनीतिक बात कर भी नहीं रहा हूँ, ना चाहूंगा कि आज के दिन राजनीतिक बात हो, क्योंकि देश इतना बड़ा है और देश जिन चुनौतियों के साथ आगे बढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी हुआ है तो कुछ कमियां पहले भी रही होंगी। लेकिन लोकतांत्रिक दृष्टि से अगर मैं बात करूं विनय जी, पिछले जो 75 सालों का एक शासन हमारा रहा है, इसमें लोगों की आवाज़ को सुनने की, जो सरकारों ने सुना है समय समय पे लोगों की आवाज़ को, वो भी आपने देखा है। और जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स के हनन की बात शक्ति सिंह जी कर रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, शक्ति सिंह जी की जो बात है, फंडामेंटल राइट्स के हनन से हमने बचना चाहिए, वो होने नहीं देना चाहिए, इससे तो कोई मतभेद होने का कोई कारण ही नहीं बनता। हम तो उन लोगों में से है जिन्होंने इमरजेंसी के काल में जब हमारे फंडामेंटल राइट्स कुचलाने की कोशिशें हुई थी तब हम जेल गए थे, सत्याग्रह किए थे, तो उसके बारे में कोई संदेह नहीं। मैं कोई राजनीतिक दृष्टि से इसको नहीं देख रहा हूँ, मैं प्रतिबद्धता बता रहा हूँ। तो जो भी है वो तो बिल्कुल सही है, उसके बारे में देश में कहीं कोई मतभेद नहीं है। ये जो संविधान है और जिस पद्धति से उसमें बीच में परिवर्तन हुए, उसका जो उद्देशिका है उसमें भी परिवर्तन हुए, मगर आज हम उस सबको स्वीकार करते हुए, आज अगर पठन हुआ है संसद के मध्यवर्ती कक्ष में तो उसी का तो पठन हुआ है, तो वो कोई संदेह नहीं है। सवाल ये है कि हमारे देश में, और शक्ति सिंह जी मुझसे सहमत होंगे, एक भ्रांति निर्माण की गई कि जो कर्तव्य की बात करता है वो शायद अधिकारों के विरोध में है। ऐसा क्यों माना जाना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाए। उसके कारण हुआ क्या कि एक अपराध बोध जगह, एक गिल्ट कॉन्शियस कि मैं कर्तव्य की ज़्यादा बात ना करूं, अगर मैं करूं तो लोग मेरे अधिकारों के प्रति जो प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, उस पर सवालिया निशान लगाएंगे। ये
एक दृष्टि से विकृति थी जी। और मैं मानता हूं कि इसको दूर करना चाहिए। कर्तव्य और अधिकार दोनों साथ साथ ही चलने चाहिए, चलेंगे, चल सकते हैं और उसी के कारण देश चल रहा है। हमारे देश में लाख लोग होंगे कि जिनकी गलतियां हो रही है या जो थोड़ा सा अपने काम में कसूर रख रहे हैं, मगर उससे भी कई गुना अधिक लोग हैं जो अच्छे तरीके से, इसीलिए तो देश चल रहा है जी। तो मैं मानता हूं कि लोग कर्तव्यपरायण तो होते ही होते हैं, सामान्य व्यक्ति कर्तव्यपरायण ही होता है, मगर फिर भी जैसे हम अधिकारों के प्रति लोगों को सचेत करते हैं वैसे कर्तव्यों के प्रति भी करने की अपनी एक दायित्व की भूमिका होनी चाहिए। इतना ही इसके संदर्भ में मेरा कहना। शक्ति सिंह जी, एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति देखने को मिली इन सालों में कि हमारा देश संविधान के आधार पे आगे बढ़ा। दुनिया के दूसरे देशों ने, किसी ने पड़ोस में ही किसी ने मजहबी आधार पे देश को बनाने की कोशिश की। संविधान के आधार पे देश आगे बढ़ा, सरकार किसी की भी रही, संविधान के अनुसार ये देश चला। लेकिन फिर भी तमाम तरह के सवाल उठाए जाते हैं। देश की जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, हमारी व्यवस्थाएं हैं, समय समय पर वो सवाल उठाए जाते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो उन संस्थाओं के कारण, उन व्यवस्थाओं के कारण हमारा जो संविधान ने के निर्माता ने जो सपना देखा था, जो लक्ष्य तय किए थे, वो कहीं ना कहीं मजबूत हुए हैं, लोगों को अधिकार मिले हैं। इसको आप कैसे देखते हैं इन सवालों को? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं मनोज जी। एक तो जिसने भी हमारा संविधान बनाया जी, वो बड़ा सोच समझ के एक दूरंदेशी के साथ बनाया, और हमारे संविधान के अंदर जितनी क्लैरिटी है, दुनिया के किसी भी देश के संविधान में इतनी क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए इतने सालों तक जो हम चले हैं। और गांधी जी ने एक बहुत अच्छा कहा था कि संविधान आप कैसा भी बना लो, देश का कल्याण और हित तभी होगा जब उस संविधान को इम्प्लीमेंट करने वाले आदमी के दिल में अंतिम आदमी के कल्याण की चिंता रहेगी और एक वो क्लैरिटी रहेगी कि मैं जो कर रहा हूं वो जायज़ कर रहा हूं। अब देखिए, जब संविधान बन रहा था तब एक बहुत बड़ी बहस, लंबी बहस किस पे चली, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था तो स्वातंत्र सेनानियों के खिलाफ सेडेशन का, राष्ट्रद्रोह का केस लगाया जाता था। तो हमारी संविधान सभा ने चर्चाएं की कि अब तो हम स्वतंत्र हो गए हैं, देश आज़ाद है, तो ये प्रावधान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। जी, सबसे बड़ी लंबी और इंटरेस्टिंग बहस अगर आप संविधान की चर्चाएं देखें तो वो हुई, और उसमें आखिर में ये हुआ कि अंग्रेज इसका मिसयूज़ करते थे, पर अब लोकतंत्र में जो सरकार आएगी वो सेडेशन का दुरुपयोग नहीं करेगी, ये मान के चलना चाहिए, और नहीं ही होना चाहिए। रेयरेस्ट रेयर, दिस इज द वर्ड, रेयरेस्ट रेयर केस में ज़रूरत पड़े तो इसका प्रावधान रखो कि यूज़ करे सरकार, पर इसमें भी अगर मिसयूज़ होता है तो आने वाले दिनों में आने वाली पार्लियामेंट सेडेशन के प्रावधान को हटा दे। वो एक बहुमत संविधान सभा का था। आज उसी बात को लेके, माने आप देखिए दूरंदेशी, उस वक्त पे जो चिंता संविधान सभा ने जताई थी उस पे आज चर्चा हो रही है। हमारी जो एजेंसीज है, सरकार कोई भी आती है, कोशिश होती है सबकी, मैं मना नहीं करता हूं, पर एक जिसको कहते हैं ना बिलो बेल्ट, आप उस हद से नीचे जब कोई भी जाता है तो एक चिंता का विषय होता है, एक क्वेश्चन मार्क भी होता है। और आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के 2 दिन से आज के दिन भी जो उन्होंने बात रखी है, वो बात भी मैं मानता हूँ कि आज तक के हम जब 75 साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इतिहास को देखें तो कुछ कुछ लफ्ज़ जो आ रहे हैं वो हम सब के लिए, चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे पार्टी पावर में हो, चाहे एक आम नागरिक हो, चाहे सांसद हो, सबके लिए सोचने का वक्त तो ज़रूर है ही, क्योंकि हमें इस संविधान दिन को हम सेलिब्रेट भी करें, उसके साथ हमारे दिल और दिमाग को भी हम ज़रूर ये सवाल करें कि किस दिशा में हम जा रहे हैं। जी,
इसी इसमें मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आपने जो अंतिम व्यक्ति की बात की कि गांधी जी का सपना था कि हमारे संविधान का जो उद्देश्य है वो तभी पूरा होगा जब अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, शासन पहुंचे, प्रशासन पहुंचे, योजनाएं पहुंचे और उसका कल्याण हो। एक सपना और भी था संविधान निर्माताओं का कि जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की हम बात करते हैं या जिस पर जोर दिया जाता है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र है, हमारी संसदीय व्यवस्था है, वो दलों से ही उज्जवल है। लेकिन अगर दलों में ही लोकतंत्र का अभाव होगा, परिवारवाद होगा, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा संकट है देश के लोकतंत्र के लिए। देखिए, लोकतंत्र की बहुत बड़ी मजा यही है जी कि आखिर लोग तय करते हैं। आप अपने बिजनेस में अपने बेटे को ले आओगे, वो आपका डिसीजन होगा, बेटा कैसा रहेगा, चलाएगा नहीं चलाएगा। दल की व्यवस्था और लोकतंत्र की व्यवस्था काफी बड़े ऐसे सभी दलों में ऐसे होंगे जो अपने बेटे को लाना चाहते थे, पर बेटा ऐसा निकला कि वो ला नहीं पाए, चला नहीं पाए। काफी ऐसे किस्से मिलेंगे। लोकतंत्र की मजा ये है कि ये अगर एक ग्रेट ग्रैंडफादर जिसके पास सब कुछ था, उसने सब कुछ छोड़ा और उसके बाद आने वाली जनरेशन अगर आना चाहिए पर लोगों ने वोट नहीं दिए, तो लोग नहीं चाहे, तो दल के अंदर के लोग, अंदर भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। मेरे वहां मैं आपको बात करूं मेरी पार्टी की, तो पार्टी प्रेसिडेंट बनने के लिए बाकायदा चुनाव हुआ। सोनिया गांधी जी के खिलाफ हमारे एक बड़े नेता ने नॉमिनेशन किया और वोटिंग हुई और लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष। ये परंपरा जो होती है दलों के अंदर भी और दलों के बाहर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े नेता एक पार्टी के थे, अपने बेटे को लाना चाहते थे, लोगों ने नकार दिया तो नहीं चला। जी, तो ये जो चर्चाएं होती मैं है, ना कांग्रेस पार्टी की बात करूंगा परिवारवाद को लेकर, ना मैं सोनिया जी का आपने जिक्र किया, वरना विनय जी अभी कुछ टिप्पणी कर देंगे तो माहौल राजनीतिक हो जाएगा। भी नहीं चाहता हूं और इसीलिए मैंने किसी का नाम भी नहीं जी। पर जब ये बात आती है तो ये बात मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में आखिर लोग होते हैं और दल के अंदर भी दल के कार्यकर्ता। मेरी पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा वो ना कोई मीडिया की चैनल और ना कोई ऑपोजिशन पार्टी तय करती है, मेरे कार्यकर्ता तय करते हैं, मेरी कार्यकारिणी तय करती है। ये बहुत बड़ा विषय है परिवारवाद का राजनीति में, और मैं इसे दलगत राजनीति से अलग रख के देखता हूं इसको। आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं जनतंत्र का जो शास्त्र है एक दृष्टि से विज्ञान है, वो भी एक ज्ञान की शाखा है, तो उसके छात्र के नाते जब मैं इसकी ओर देखता हूँ तो मुझे याद आता है एक भारत के प्रति जिन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है, एक पैट्रिक फ्रेंच नाम के एक फ्रेंच विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपने किताब में टिप्पणी की है कि जिस पद्धति से परिवारवाद पनप रहा है, हो सकता है कि लोकसभा एक वंश सभा बन जाएगी, क्योंकि सब मतलब हेरिडिटरी जो भी एक रिलेशनशिप है उसी के आधार पर आए हैं। ऐसी उनकी एक टिप्पणी है जो मैं मानता हूं कि हमारे लिए, और मेरे मानने में ये दोनों हमारे लिए, मैं आता हूं हमारे लिए एक सोचने का विषय निश्चित रूप में है। मगर आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका एक जिक्र किया, और राजनीति में एक परिवार के 2-3 व्यक्ति आने के बारे में किसी का विरोध होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे शक्ति सिंह जी कह रहे हैं वो चुनकर आ रहे हैं जी। अभी वो चुनकर आने के लिए उन्हीं को क्यों खड़ा किया जा रहा है नाम का एक विषय आता है इसमें, और वो भी इतना मतलब उसको हम सिंप्लीफाई करके नहीं देख सकते। मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि आज देश में अगर आप वेबसाइट देखेंगे चुनाव आयोग की, तो हमारे देश में रिकग्नाइज्ड और रजिस्टर्ड ऐसे दलों की संख्या 2700 है, जो मैं मानता हूं कि किसी अन्य देश में इतनी नहीं होगी। मगर इसमें जो कहीं ना कहीं चुनकर आए हैं लोकसभा में, विधानसभाओं में, तो ऐसे राजनीतिक दल कितने हैं? महज 25 है, 50 है, 50। इन 50 दलों को अगर आप सिलसिलेवार देखेंगे, हर राज्य में है, हर विचारधारा के दल होंगे। मैं ऐसा नहीं कहता और मैं किसी को कटघरे में खड़े करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं एक छात्र के नाते, अध्येता के नाते कह रहा हूं। इन 50 में विशुद्ध विचारधारा के आधार पर चलने वाले दल, जहां पर आप ये नहीं बता सकते कि इस दल का अध्यक्ष आने वाले काल में कौन होगा, ऐसे दलों की संख्या 5 या 6 है। और जिन दलों के बारे में आप ये कह सकते हैं कि इस दल का आज से 40 साल बाद अध्यक्ष कौन होगा,
जो आज शिशु अवस्था में है, ऐसे दलों की बहुतायत है। ये मैं मानता हूं कि हमारे लिए जनतंत्र का जो स्वास्थ्य है उसके लिए हानिकारक है जी। क्योंकि आप चॉइस ही वही रखते हैं। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट चॉइस। जी, एक बहुत संक्षेप में आप दोनों से मैं एक टिप्पणी और चाहूँगा कि बहुत बड़ा मसला है एक अभिव्यक्ति की आज़ादी का। बहुत ज़्यादा चर्चा इस विषय पर होती है। कहा जाता है संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार दिया गया है। असीमित अधिकार है ये विनय जी क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अभिव्यक्ति के अधिकार का उपयोग करने वालों को भी अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना पड़ता है। मुझे अभिव्यक्ति का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अनाप शनाप बोलूं। जनता के नुमाइंदे के नाते हम संसद में चुनकर आए हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सभागार में हमारे सदन में हम मनचाही बात रखें। ऐसा तो नहीं हो सकता। वहाँ पर भी अनपार्लियामेंट्री भाषा का प्रयोग नहीं हो सकता। वहाँ पर भी विदाउट एनी एविडेंस, सबूत, आप उस तरीके से बात नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें तो है ही। और इसलिए मैं मानता हूँ कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान होना चाहिए, मगर अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में गलत चीज़ों को समाज में प्रचारित प्रसारित करना, किसी का अपमान करना, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना, ये जो सारे चलते हैं, ये भी नहीं होने नहीं चाहिए। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ज़रूर इस पे ऊपर बात करना चाहता हूँ और मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को ज़रूर इसमें याद करना चाहता हूँ कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे एक लिमिट से ऊपर जाने का रोकना का, जैसे कि राजीव गांधी जी लाए एंटी डिफेक्शन एक्ट, पर इसको मजबूती देने का काम अगर किया किसी ने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी ये कहा। राजीव जी के कानून लाने के बाद जब ये लगा कि राज्यसभा के अंदर चुनाव में एमएलएज पैसों का व्यवहार करके गलत तरीके से अपने दल के ऊपर उठ के करते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा कि ओपन बैलेट सिस्टम, पार्टी के नुमाइंदे को आपको दिखाना पड़ेगा कि पार्टी की डिसिप्लिन में मैं हूं और मैं हॉर्स ट्रेडिंग में नहीं। जी। आज अभिव्यक्ति के नाम की आज़ादी के नाम पर सरकारें तोड़ना, बीजेपी या कांग्रेस का नुमाइंदा है तो पैसे के जोर पे वो एमएलए जो पार्टी की डिसिप्लिन को तोड़ के अभिव्यक्ति के नाम पे अगर हॉर्स ट्रेडिंग में बिकता है और कोई खरीदता है, तो ये लोकतंत्र के लिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी या राजीव गांधी जी अलग पार्टी के दो प्रधानमंत्री की भावनाओं के ठेस पहुंचा के लोकतंत्र को कलंकित करने वाला ये काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल शक्ति सिंह जी, आपने अटल जी की बात की, यही लोकतंत्र की खूबी है। आप कांग्रेस का सांसद है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आप जिक्र कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं आप। ये खूबसूरती है इसकी। और जहाँ तक आपने संकट की बात की, अगर लोकतंत्र के लिए परिवारवाद संकट है तो धनबल बाहुबल की राजनीति भी एक बड़ा संकट है। विनय जी, शक्ति सिंह जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।